दो लड़की एक रिक्शे में बैठकर एक कॉलेज पर जाती हैं। अब जैसे ही वो लोग कॉलेज के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर रिक्शा वाला रिक्शा रोकता है और लड़कियां उतरकर कॉलेज के अंदर जाने लगती हैं। इधर जो वो लड़का होता है जो रिक्शा चला रहा था वह फौरन से अपने रिक्शे को एक साइड में लगाता है और वहां पर रिक्शे को लॉक करके अपने चेहरे से उस गमछे को हटाता है जिससे उसने अब तक अपना चेहरा कवर कर रखा था। गमछे को हटाने के बाद वह अपने कपड़े चेंज करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जो लड़कियां उसके रिक्शे में बैठकर आई थी उनमें से एक लड़की की नजर उस पर पड़ जाती है और जैसे ही वो इस लड़के को देखती है तो पूरी तरह से हैरान और बहुत चक्की सी रह जाती है। इसके बाद वह रिक्शा वाला अपने कपड़े चेंज करता है और वहां से उस रिक्शे को छोड़कर सीधा ऑटो पकड़कर दूसरी जगह के लिए चला जाता है। कौन था वह लड़का और किस वजह से लड़कियां उसे देखकर हैरान हो गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है जो कि पहले से बिहार में रहा करते थे, लेकिन बिहार में जहां पर उनका घर था वह नदी किनारे था और नदी के कटाव के कारण उनका घर नदी में बह जाता है। और इसके बाद जो वह परिवार के मुखिया होते हैं वह अपने एक छोटे लड़के को और लड़की को लेकर सीधा वहां से दिल्ली में आकर बस जाते हैं और यहीं पर उनका पालन पोषण करने लगते हैं। पिता रिक्शा चलाने लगता है और जो माँ होती है वह दूसरों के घरों में काम करने लगती है। बड़ा लड़का होता है जिसका नाम होता है विनय और उससे 1.5 साल छोटी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है राधिका। राधिका और विनय धीरे धीरे जवान होने लगते हैं और जैसे ही वो लोग स्कूल जाने योग्य होते हैं तो माता पिता अब तक काफी ज्यादा मेहनत किया करते थे और वह सोचने लगते हैं कि पैसे को इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं ताकि इनको हमारे जैसी जिंदगी ना जीनी पड़े। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे थे, उनके पास ना तो कोई अपनी पुश्तैनी जमीन थी और ना ही कोई ऐसा रोजगार था जिस रोजगार की वजह से वह अपने दिनों को आसानी से व्यतीत कर सके। तो इसीलिए पिता पैसा जोड़ने की बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पैसे को खर्च करने लगते हैं और वह अपने बेटे को एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं और वहीं पर पढ़ाने लिखाने लगते हैं। स्कूल ठीक ठाक था तो इसी वजह से वहां पर वह उसे अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छे से कपड़े दिया करते हैं और सभी जरूरत के सामान को उसके लिए अवेलेबल कराते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों बहन भाई उस स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जो ये लड़का होता है जिसका नाम विनय होता है वह अपनी 12वीं की क्लास वहीं से पास कर लेता है। 12वीं क्लास वहां से पास कर ली थी और उसके बाद जो विनय होता है वह वकील बनना चाहता है, क्योंकि 12वीं क्लास में एक बार जो टीचर थे उन्होंने सभी बच्चों से पूछा था कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो यहां पर जो विनय होता है वो खड़ा होकर गर्व से कहता है कि मुझे एक वकील बनना है। इसके बाद जो विनय होता है वो वकालत की पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहां पर जो वकालत की पढ़ाई हुआ करती है उसके लिए ढेर सारे रुपए पैसे लगते हैं। तो जो विनय का मन होता है वह पूरी तरह से अब इस पढ़ाई से हट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि परिवार की कंडीशन वैसे ठीक नहीं है, थोड़े बहुत पैसे माता पिता कमाया करते हैं, अगर वह वकालत करने लगा तो पैसों की पूर्ति नहीं पड़ेगी। इसी वजह से जो विनय होता है वह साधारण पढ़ाई करने का फैसला करता है और एक साधारण से कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेता है और वहां से ग्रेजुएशन करने लगता है। पिता मेहनत किया करता और पिता को यह भी नहीं पता है कि बेटा वकील बनना चाहता है, क्योंकि विनय को पता था कि अगर पिता को यह पता चल गया तो चाहे जो भी हो वो जरूर से उसे वकालत कराएंगे, क्योंकि पिता अपने बेटे को कामयाब होता हुआ देखना चाहते थे। इसी वजह से विनय ने अपने पिता को नहीं बताया था और चुपचाप से ग्रेजुएशन करने लगता है। ज्यादा पैसे ग्रेजुएशन में खर्च नहीं होते हैं और वह सोच रहा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी और नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। यही सोचकर वह ग्रेजुएशन कर रहा था और धीरे धीरे वह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे विनय ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचता है और एक दिन वह अपने घर से निकल रहा था तो उसी समय उसके पिता, जिनकी शाम के समय काफी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी, वह कराते हुए रिक्शे को निकालने लगते हैं। अब यह देखकर विनय को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि विनय भी अपने पिता से प्यार किया करता था और वह नहीं चाहता था कि पिता को बीमार हालत में भी रिक्शा चलाना पड़े। इसी वजह से वह अपने पिता के पास जाता है और पिता से आज रिक्शा चलाने के लिए मना करने लगता है। तो बेटा कहता है कि हाँ बेटा, मन तो मेरा भी नहीं है क्योंकि तबीयत खराब है, लेकिन 2 लड़कियों को मैं रोज कॉलेज छोड़ा करता हूं और उनके मुझे महीना बंदी के पैसे मिला करते हैं। उनके माता पिता काफी ज्यादा अमीर हैं और उन्होंने ही मुझको उन्हें छोड़ने के लिए लगा रखा है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और मुझे ही जाना होगा। अगर मेरी जगह कोई और रिक्शे वाला हो गया
तो उसके बाद हो सकता है वो लड़कियां उसी रिक्शे में जाने लगे, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। अक्सर महीने में वही मेरे पास पैसे आया करते हैं जिनसे मैं एक्स्ट्रा खर्च कर लिया करता हूं और जिनसे गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। अब इस बात को सुनकर जो विनय होता है थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहने लगता है कि नहीं पिताजी, आप बीमार हो और आपका जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको इतना ही जरूरी है तो मैं चला जाता हूं और मैं उन लड़कियों को कॉलेज छोड़ दूंगा। आप मुझे बताओ कि कहां जाना है। अब इस बात को सुनकर पिता उसे साफ साफ मना करने लगता है और कहता है कि नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा वही काम करे जो काम मैं कर रहा हूं, और इस काम को तो मैं ही कर लूंगा। तुम आराम से अपने कॉलेज जाओ और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन यहां पर जो विनय होता है वो जिद करने लगता है, और जब माँ ये देखती है कि बेटा रिक्शा चलाने की जिद कर रहा है तो एकदम से बाहर आकर उससे मना करने लगती है। जब बेटा कहता है कि माँ, पिताजी जाने के लिए कह रहे हैं, वो भी बीमार हैं और मैं उन्हें ऐसा काम करते हुए नहीं देख सकता, तो इसके बाद माँ कहने लगती है कि नहीं बेटा, तू अपने पिता को तो नहीं देख सकता, लेकिन हम लोग तुम्हें ऐसा काम करते हुए नहीं देख सकते। इसके बाद विनय समझाने लगता है, कहता है कि माँ बाबूजी, ये काम वो है जिस काम से हमारा पेट पला है, हम लोग बड़े हुए हैं, तो इस काम में कौन सी बुराई है। आखिर ये हमारा घर का काम है ना, और अपना काम करने में कौन सी बुराई होती है। इस बात को सुनकर माता पिता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, और उसके बाद जो विनय की माँ होती है वो घर के अंदर जाती है और अंदर से एक गमछा लाकर अपने बेटे को दे देती है और एक जोड़ी कपड़े दे दिए थे। कहा था कि बेटा, इन कपड़ों में तू बिल्कुल भी नहीं जाएगा और इन कपड़ों को पहन ले ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। अगर तुम्हें किसी ने रिक्शा चलाते हुए देख लिया तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले बच्चों ने, तो वो लोग तुम्हारे साथ अलग तरह का बिहेव करेंगे, क्योंकि गरीब लोगों को सब अलग दृष्टि से देखा करते हैं। अब विनय तो मना भी करता है, लेकिन माँ उसे अपनी कसम दे देती है, और इसके बाद जो विनय होता है माँ की कसम मानकर उन कपड़ों को पहन लेता है और गमछे से पूरी तरह से अपने चेहरे को कवर करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां के लिए उसके पिता ने कहा था। वहां पर वो लड़की पहले से खड़ी हुई थी, जिस लड़की का नाम था मंजू। अब मंजू जैसे इस रिक्शे को देखती है तो देखते ही उसे पहचान लेती है और उससे पूछने लगती है कि अंकल जी कहाँ गए। तो वो कहता है कि अंकल जी आज बीमार हैं, तो इसी वजह से मैं उनका बेटा हूं, तो मैं आया हूं, आप बैठिए, मैं आपको कॉलेज पर छोड़ दूंगा। इसके बाद मंजू, जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से दुपट्टे से कवर कर रखा था, वह भी उस रिक्शे में बैठ जाती है और इसके बाद उस रिक्शे को आगे की तरफ चलवाने लगती है। यहाँ से थोड़ी आगे से उसकी एक और सहेली इस रिक्शे में बैठने वाली थी और यही दोनों लड़कियां सीधे उस कॉलेज पर जाएंगी। थोड़ी आगे रिक्शा चलता है तो मंजू उसे रुकने के लिए कहती है और वहीं से वो दूसरी लड़की उस रिक्शे में बैठ जाती है। दोनों सहेलियां रिक्शे में बैठ गई थी और यहाँ पर जो विनय होता है वो रिक्शे को कॉलेज की तरफ चलाने लगता है। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय होने के बाद यहाँ पर उन लोगों का कॉलेज आ जाता है और कॉलेज के गेट पर वह उन दोनों को उतार देता है। उतारने के बाद दोनों लड़कियां कॉलेज के अंदर जाने लगती हैं, लेकिन वहीं पर जो विनय होता है फौरन से अपने रिक्शे को कॉलेज के गेट के साइड में ही एक छोटे से पेड़ के साइड में खड़ा करता है और एक चेन निकालकर उस रिक्शे को उस पेड़ से बांध देता है। चेन से बांधने के बाद वह अपना मास्क हटाता है और मास्क हटाने के बाद वहीं पर कपड़े चेंज करने लगता है। अब मंजू और उसकी सहेली कॉलेज के गेट में घुसने वाली थी, लेकिन तभी मंजू की नजर इस रिक्शे वाले पर पड़ जाती है जो कि जल्दबाजी में अपने कपड़े चेंज कर रहा था। जैसे वो इस चीज को देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने जो लड़का था विनय, इसे वो जाना पहचाना करती थी। इसके बाद वो अपनी सहेली को उसे बताती है और वह दोनों खड़ी होकर उसे देखने लगती हैं। विनय अपने कपड़े चेंज करता है और पुराने कपड़ों को अपने थैले में रखता है और उसके बाद बैग पैक करके वहां से एक ऑटो पकड़कर सीधा वहां से निकल जाता है। अब इस बात से उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि ये विनय को क्या हो गया और ये रिक्शा क्यों चलाने लगा, क्योंकि विनय उनके साथ 12वीं क्लास में पढ़ा करता था और उन्हें भली बात याद है कि विनय क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। लेकिन आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो इसे रिक्शा चलाना पड़ता है। इसी बात को सोचकर वे काफी ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं। लेकिन तभी मंजू की सहेली कहने लगती है कि कोई बात नहीं, शाम को तो ये हमें लेने के लिए आएगा, तो उस टाइम पर इससे पूछ लेंगे। इस बात को सोचकर दोनों सहेलियां कॉलेज के अंदर चली जाती हैं और धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। जैसे शाम होती है तो विनय अपने कॉलेज से छुट्टी करके जल्दी से वहां पर आ जाता है और छुट्टी होने से पहले रिक्शे को लेकर कॉलेज के गेट के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे विनय यहां पर रिक्शा लेकर खड़ा हुआ था, उसने पहली तरह अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रखा था और यहां पर जो मंजू और उसकी सहेली होती हैं, उन्होंने भी अपने चेहरों को पूरी तरह से कवर कर रखा था। वो दोनों सहेलियां उस रिक्शे में बैठ जाती हैं और बैठने के बाद वो रिक्शा चलने लगता है। अब तक दोनों सहेलियों में बात हो गई थी कि वो किस तरह से विनय से पूछेंगे और इसी वजह से दोनों के दोनों चुपचाप बैठी रहती हैं। रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है और जैसे वो रेस्टोरेंट आता है तो एकदम से जो
मंजू होती है वह उससे रिक्शा रोकने के लिए कहती है और कहने लगती है कि अगर आपके पास टाइम हो तो क्या हम थोड़ा सा खाना खा लें, क्योंकि हमें बहुत जोर से भूख लगी है। इसके बाद जो विनय होता है वो कहने लगता है कि ठीक है मैडम, अगर आपको खाना खाना है तो मैं यहीं पर वेट करता हूं, आप आराम से खाना खाकर आ जाइए और जब आप आ जाओगी तो आपको मैं घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वह मंजू और उसकी सहेली से जाने के लिए कह देता है और मंजू और उसकी सहेली उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो थोड़ी देर बाद मंजू दोबारा से वहां से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद मुकेश से कहने लगती है कि आप भी चलिए ना, आप यहां पर खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा बहुत आप भी खा लेना, जितना आपको अच्छा लगे उतना खा लेना। इस बात को सुनकर मुकेश पहले तो मना करता है, कहता है कि मैडम मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर जब मंजू बार बार जिद करती है तो मुकेश भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मंजू, मुकेश और उसकी सहेली वहां टेबल पर बैठ गए थे और उन्होंने अपना ऑर्डर भी दे दिया था। अब इसके बाद सभी लोग अपने अपने मास्क उतारते हैं और जैसे ही मुकेश अपने गमछे को खोलकर सामने मंजू को देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वह भी मंजू को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता है, क्योंकि मंजू का एडमिशन उस स्कूल के अंदर 8वीं क्लास में हुआ था और वह 12वीं क्लास तक मुकेश के साथ ही पढ़ी थी और यहाँ पर वह मुकेश को काफी ज्यादा परेशान भी किया करती थी। बार बार किसी बात को लेकर वह उसे चढ़ाया भी करती थी और स्कूल के अंदर वो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र भी थे। इसी वजह से मंजू को मुकेश के बारे में पता था और मुकेश को मंजू के बारे में पता था। वह मंजू की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी मंजू कहने लगती है कि क्यों मुकेश, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वकील बनना था ना, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो इसके बाद जो मुकेश होता है वह उसे अपने बारे में बताने लगता है और कहता है कि मेरे पिता पहले से रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और इसी वजह से मुझे रिक्शा लेकर आना पड़ा। हम लोग ज्यादा अमीर नहीं है, हम लोग तो काफी गरीब है और जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती है और पिता रिक्शा चलाया करते हैं। इस बात को सुनकर मंजू और उसकी सहेली को बड़ा ही झटका लगता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यह बात महसूस नहीं थी कि यहां पर जो विनय है वो किसी रिक्शा चलाने वाले का लड़का है, क्योंकि स्कूल के अंदर उसके पास किसी भी सामान की कमी नहीं थी और इसी वजह से उन लोगों को इस बात पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन सच्चाई उनके सामने थी तो उन्हें विश्वास करना पड़ता है। थोड़ी देर में वहां पर उनका खाना आ जाता है और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। उनमें और भी ढेर सारी बातें होती हैं। यहाँ पर जो विनय होता है वह मंजू से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है, इधर जो मंजू होती है वह भी उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती है और इसके बाद जो विनय होता है वह भी बता देता है कि वह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और कुछ दिनों में उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी और उसके बाद वह अपने लिए इधर उधर नौकरी ढूंढेगा। इसके बाद जब उनका खाना कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर जो मंजू होती है वो विनय का फोन नंबर मांगने लगती है। अब विनय कहने लगता है कि क्यों, आपको फोन नंबर किस लिए चाहिए? तो वो कहने लगती है कि दरअसल मैं कभी कभी मार्केट चली जाया करती हूँ और जब भी मुझे मार्केट जाना होगा तो मैं तुम्हें बुला लिया करूंगी, इस बहाने से हम दोनों की बातचीत भी हो जाया करेगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर जो विनय होता है वह मंजू को अपना नंबर दे देता है और उसके बाद उन दोनों सहेलियों को उनके घर पर छोड़कर वापस से अपने घर लौट आता है। घर लौटने के बाद जो विनय होता है वह अपने काम धंधे में लग जाता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करता है और उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। रात के तकरीबन जब 8:30 बजते हैं तो उसी दौरान विनय के फोन पर एक फोन आता है अननोन नंबर से और जैसे विनय उस फोन को उठाता है तो दूसरी तरफ से मंजू बात कर रही थी। अब मंजू का जब फोन आता है तो उसके बाद विनय उससे बात करने लगता है और धीरे धीरे उन लोगों की काफी देर तक बात होती है। इसके बाद विनय कहने लगता है कि तुम्हें कोई काम भी होगा या अब भी स्कूल की तरह मुझे परेशान करने के लिए तुमने फोन किया है? तो मंजू कहती है कि नहीं, काम तो है, इसी वजह से फोन किया था। दरअसल कल तुम ऐसा करना, कल कॉलेज की छुट्टी रहेगी तो तुम मुझे मार्केट घुमाने के लिए ले जाना और मैं वहां पर घूमना चाहती हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। इस बात को सुनकर जो विनय होता है वो तैयार हो जाता है और दूसरे दिन फिर से अपने पिता का रिक्शा लेकर उस जगह पर जाने लगता है। माता पिता उसे रोकते हैं, लेकिन तभी जो विनय होता है वो कहता है कि आप चिंता मत करो, यहां पर मेरे स्कूल की ही लड़की है जो मुझे अच्छी तरह से समझ रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको ही मैं मार्केट ले जा रहा हूं, पिताजी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे मैं कमा लाऊंगा। ऐसा कहकर विनय चला जाता है और यहां पर मंजू को अपने साथ बिठाकर अच्छी तरह से मार्केट में घुमाता है और जो मंजू होती है वो अच्छी तरह से शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद जैसे शाम होती है तो शाम के समय जो मंजू होती है वह एक छोटे से रेस्टोरेंट पर फिर से रिक्शे को रुकवाती है और वहीं पर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान अचानक से जो मंजू होती है वो कहने लगती है कि विनय, तुम्हारे सपने क्या क्या हैं? तो यहां पर जो विनय होता है वह मंजू को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मंजू, सपने जरूरी नहीं है कि हर किसी के पूरे हो जाए, मेरा तो आज भी सपना वही है कि मुझे वकील बनना है। तो इसके बाद जो मंजू है वो कहने लगती है कि फिर तुम वकील क्यों नहीं बन रहे? तो यहां पर विनय कहने लगता है कि उसमें ज्यादा पैसे खर्च आया करते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, अभी तो हमें छोटी बहन की शादी करनी है और उसके बाद अगर मेरे पास पैसे हो गए तो मैं वकालत कर लूंगा, अपने पैसों
पैसों से, वरना मैं वकालत बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है। अब इस बात को सुनकर मंजू फिलहाल चुपचाप रह जाती है और उसके बाद वह घर तो चली जाती है, लेकिन रात भर बहुत कुछ सोचती रहती है विनय के बारे में। और इसी वजह से दूसरे दिन सुबह सुबह वह विनय को फोन कर देती है और कहती है कि विनय, आज भी मुझे शॉपिंग के लिए जाना है और मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, तो तुम भी आज अपना कॉलेज मत जाना और मुझे घुमाने के लिए ले जाना, क्योंकि तुम्हारे साथ घूमने में बड़ा ही अच्छा लगा करता है। इसके बाद जो विनय होता है वह भी उसकी बात मानकर उसके पास आ जाता है, क्योंकि उसे भी उसका साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। अब जो विनय होता है वह यहां से मंजू को बैठा लेता है और बैठाने के बाद मार्केट की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहां पर जो मंजू होती है वह सबसे पहले उसे एक रेस्टोरेंट पर ले जाती है और वहां पर बैठने के बाद जो विनय और मंजू होते हैं वह एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे और इतनी देर में जो मंजू होती है अपने बैग से लगभग 1 लाख रुपए निकालकर टेबल पर रख देती है और कहती है कि ये लो विनय, इनसे अपनी बहन की शादी करा लो और उसके बाद तुम भी वकालत कर लेना, उसके लिए भी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इतने पैसों को देखकर जो विनय होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि मंजू, ये सब क्या है और तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो उसके बाद वो कहने लगती है, देखो मेरे पिता की स्थिति काफी अच्छी है और वो प्रॉपर्टी डीलर है, काफी सारा रुपया पैसा उनके पास है और उन्होंने मेरा अकाउंट खुलवाकर उसके अंदर भी तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए डलवा रखे हैं, तो मुझे पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। उनमें से 1-2 लाख रुपए अगर मैं तुम्हें दे दूंगी जिससे तुम्हारा काम चल जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर विनय साफ साफ उससे मना कर देता है और कहता है कि जो मेरा नहीं है उसे मैं हाथ तक भी नहीं लगाता और इन पैसों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं किस वजह से तुमसे पैसे ले सकता हूं। तो मंजू कहने लगती है कि क्यों, इन पैसों में क्या बुराई है, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं? तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ दोस्त तो हो, लेकिन दोस्ती और रिश्तेदारी में अक्सर पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, इससे रिश्ते खराब हो जाया करते हैं, तो इसी वजह से मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। इस बात को सुनकर जो मंजू होती है थोड़ी देर तक शांत हो जाती है और बहुत कुछ सोचने लगती है। सोचने के बाद जो मंजू है वो उन पैसों को दोबारा से अपने बैग में रख लेती है और उसके बाद विनय से रिक्शा एक जगह पर ले जाने के लिए कहती है। विनय मंजू के कहे अनुसार उस जगह पर रिक्शा ले जाता है और वहां पर रिक्शे को रुकवाने के बाद वह विनय को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो दोनों एक माता रानी के मंदिर में जाते हैं, वहां पर माता रानी के श्रृंगार का सिंदूर रखा हुआ था और यहां से जो मंजू होती है उस सिंदूर को उठाती है और विद्या के सामने कर देती है। कहती है कि देखो ये मंदिर है, काफी पवित्र जगह है और यहां पर ये सिंदूर है, तुम इस सिंदूर को मेरी मांग में भर दो और उसके बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। और शादी होने के बाद सुना है कि इंसान एक हो जाया करते हैं और उसके बाद तो तुम्हें इन पैसों को लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यह बात सुनते ही विनय के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहां पर विनय को पहले से भी पता था कि मंजू अच्छे खासे घर से बिलोंग किया करती है और फिलहाल जैसे उसने बताया था कि उसके पिता काफी ज्यादा पैसे वाले हैं और यहां पर वह उससे शादी के लिए बोल रही है। तो वो कहने लगता है कि मंजू, कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम ये क्या कह रही हो? मैं एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा हूं और तुम एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर की बेटी हो, तो हम दोनों का मेल कैसे हो सकता है? लेकिन वहीं पर जो मंजू है वो कहने लगती है कि क्यों, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही? क्या मेरे अंदर कोई खराबी है जो तुम ऐसे मना कर रहे हो? तो यहां पर विनय कहता है कि नहीं, खराबी तो कोई नहीं है, लेकिन तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ऐसा कुछ हो सकता है? इसके बाद जो मंजू है वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ये बता दो बस एक बार, क्या तुम मुझसे प्यार किया करते हो या नहीं किया करते? अब इस बात को सुनने के बाद विनय और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मंजू, तुम होश में तो हो, ये क्या कह रही हो? तो मंजू कहने लगती है कि देखो विनय, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूं। दरअसल मैं और तुम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो उसी दौरान मैं तुमसे गहरा वाला प्यार करने लगी थी और मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार भी करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पर मैं बच्ची थी और मैं चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं कह पाई। 12वीं क्लास कंप्लीट हो गई और मैंने सोचा कि कॉलेज टाइम में मैं तुमसे कह दूंगी, लेकिन कॉलेज के टाइम में न जाने तुम कहां चले गए, उस कॉलेज में तुमने एडमिशन नहीं लिया जिस कॉलेज में मैंने लिया था। और उसके बाद मैं बार बार इस बात को सोचकर परेशान हुआ करती कि मैंने विनय को हाथ से गवा दिया, लेकिन जब मुझे तुम दोबारा से मिले तो मुझे उम्मीद की किरण जगी और इसके बाद मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो तुम ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते? इसके बाद जो विनय होता है थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहने लगता है कि मंजू, ना तो तुम में कोई खराबी है ना ही कोई कैसी भी दिक्कत है, लेकिन मैं अपनी गरीबी को लेकर परेशान हूं, क्योंकि गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ने पर बहुत ज्यादा बदनामी हो जाया करती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे अंदर अच्छे विचार हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके बाद मंजू उससे जिद करने लगती है और कहती है कि विनय, अगर तुम मेरे नहीं हो पाए तो मैं भी किसी की नहीं हो पाऊंगी और जीवन भर मैं अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत कर दूंगी। अब इस बात को सुनकर विनय थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद झट से उस सिंदूर को उसकी मांग में भर देता है। कहता कि ये लो, अब तुम्हारी मेरे से शादी हो गई है तो अब तो ठीक है ना, अब तो तुम खुश हो। इसके बाद मंजू एकदम से खुश हो जाती है और उन पैसों को निकालकर उसके हाथ पर रख देती है। कहती है कि अब ये लो, अब हम दोनों एक हैं और मेरी जो चीज है वो
तुम्हारी भी है और तुम इससे अपनी बहन की शादी करा सकते हो। इसके बाद जो विनय होता है खुशी खुशी उन पैसों को ले लेता है और घर जाकर अपनी बहन की शादी कराने के लिए बोलने लगता है। इसके बाद विनय अपनी बहन की शादी करा देता है और अब तक विनय की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी, इधर मंजू की भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद वह विनय का एक लॉ कॉलेज में एडमिशन करा देती है और कहती है कि अपने सपनों को पूरा करो और पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मंजू विनय के साथ घूमा फिरा करती और यहां पर मंजू ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था कोर्ट मैरिज करने के बाद, क्योंकि वह अब बिल्कुल भी विनय से अलग नहीं होना चाहती है। इसके बाद जब वो लोग एक दूसरे के साथ घूमते हैं तो यहां पर अब पीछे पीछे जो विनय होता है वह मास्क लगाना बिल्कुल बंद कर देता है और तभी मंजू के पिता का एक जानकार मंजू को एक रिक्शा वाले के साथ घूमते हुए देख लेता है और उन दोनों की बातों से यह बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं। तो वह उस मंजू के पिता को बता देता है और जैसे ही मंजू के पिता को यह बात पता चलती है तो वह अपनी बेटी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ बंद कर दो और ये सब कुछ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वह उन्हें समझाने लगती है, कहती है कि पिताजी वो एक बहुत अच्छा लड़का है और वो बहुत जल्द कामयाब भी हो जाएगा। रिक्शा तो उसके पिता चलाया करते हैं, वो तो वकालत की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मंजू के पिता फिर भी उससे मना करते हैं। तो मंजू कह देती है कि नहीं पिताजी अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उससे शादी कर चुकी हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज भी कर ली है। आप चाहो या ना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने अब तक ये बात इसीलिए छुपा रखी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि जब यहाँ पर जो विनय है वह अच्छे से कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं उसे आपसे मिलाऊंगी। अब इस बात को सुनकर पिता थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तूने फैसला कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी इस बात को किसी को उजागर मत होने दे और ऐसा कर पहले उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दे। हमारे पास पैसा है तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूं, उन पैसों से उसके पिता का एक अच्छे से रोजगार खुलवाओ ताकि वह रिक्शा वाला ना रह सके और कुछ दिनों में जब तुम्हारा पति है वह भी एक अच्छा सा वकील बन जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मंजू ऐसा ही करती है, विनय को कुछ पैसे देती है और उसके पिता का एक बहुत बड़ा होलसेल का काम वो खुलवा देती है और उस पर बैठकर उसका पिता काम करने लगता है। यहां पर विनय के घर वालों को भी यह बात पता चल जाती है कि विनय शादी कर चुका है और वो अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन विनय उन्हें बता देता है कि मंजू के पिता मान गए हैं और वो इस शादी से पूरी तरह से खुश है। कुछ दिनों में विनय भी वकालत करने लगता है और अब वह अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। इसके बाद जो मंजू के पिता होते हैं वो सभी के सामने अपनी बेटी की शादी विनय से करा देते हैं और लोग वाहवाही करने लगते हैं कि बहुत अच्छा दामाद है, क्योंकि वकालत करके वह अच्छे खासे पैसे कमा चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।